फ्रेजनल बायोप्रिज्म के केस में जो चीज हमने फाइंड आउट करी दैट वाज योर लैम्डा, इट वाज योर बीटा स्मॉल डी ओवर कैपिटल डी, यही था बेटे, चेक करिए, इट वाज बीटा स्मॉल डी ओवर कैपिटल डी, यही था, ठीक है। जिसमें से बीटा तो हमें कैसे निकाला था, जो हमारे पास ये ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस आ रहे थे सामने माइक्रोमीटर के अंदर, और इस क्रॉस वायर को हमने मूव किया था आईपीस के अंदर। जब आप देखोगे तो वहां क्या दिखेगी, क्रॉस वायर से दिखेगी। उस क्रॉस वायर को मूव किया तो वहां से हमने D1 और D2 निकाला, तो यहाँ से D दैट केम आउट टू बी स्क्वायर रूट ऑफ D1 एंड D2, है ना। एक बार लेंस को हमने कहाँ रखा, प्रिज्म के नजदीक, तो D1 निकाला, ठीक है। और जब इसको रखा आईपीस के नजदीक तो हमने क्या देखा, जो शार्प इमेजेस जहाँ पे आ रही है तो हमने जो डिस्टेंस निकाला दैट वाज योर D2, और उनका जो स्क्वायर रूट है दैट विल गिव यू D, तो यहाँ से हमने D निकाल लिया था। फ्रिंज विड्थ की बात करें तो हमें क्रॉस वायर को जब मूव किया, यहाँ से कितने डिवीजन मूव किया, सपोज 10 फ्रिंजेस मूव किए, डिविजन नहीं 10 फ्रिंजेस मूव किए, और डिस्टेंस उस माइक्रोमीटर ने कितना मूव किया, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ फ्रिंजेस, उससे हमने क्या निकाल लिया था, बीटा निकाल लिया था, ठीक है। और D की, कैपिटल D की बात करें, वो तो क्या था, सोर्स और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस था, वो तो उस ऑप्टिकल बेंच पे ही आप मेजर कर सकते हो। तो यहाँ से जो फर्स्ट हमने जो वर्क किया वो था दैट हाउ वी कैन फाइंड लैम्डा, द वेवलेंथ लैम्डा ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट, है ना। जो मोनोक्रोमेटिक सोर्स आप यूज कर रहे हो, मोनोक्रोमेटिक सोर्स यूज कर रहे हो, उसकी वेवलेंथ आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। इज इट ओके, इज इट ओके, है ना। तो अब ये नोन है ना सारी चीजें। बीटा यू कैन कैलकुलेट फ्रॉम द D आप कैलकुलेट कर दो इस फार्मूला से, कैपिटल D दैट यू कैन कैलकुलेट बाय फ्रॉम द ऑप्टिकल बेंच। ऑप्टिकल बेंच पे पोजीशंस देखनी है आपने, आईपीस कहाँ रखा है और सोर्स कहाँ रखा है, वो डिस्टेंस, सिंपल है, ठीक है। अब इसके बाद आगे चलते हैं और बात करते हैं, अगर instead of using a monochromatic source, if I use a white source, a source of white light, then what happens to the interference fringes? उस केस में जो फ्रिंजेस हैं वो कैसे दिखेंगे, वो किस तरह के होंगे, किसकी बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, व्हाइट लाइट। जब हम व्हाइट लाइट की बात करते हैं तो व्हाइट लाइट के केस में जो फ्रिंजेस हैं, वो जो सेंट्रल फ्रिंज है दैट केम आउट टू बी व्हाइट, सेंट्रल फ्रिंज कैसा आएगा, व्हाइट। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो सारे के सारे जितने कर भी आपकी जो कलर्स हैं, जैसे आपका जो व्हाइट लाइट है, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर्स, है ना, विप गियोर्स, इन सबका कॉम्बिनेशन है, ठीक है। ये जो सारे के सारे कलर्स हैं, है ना, अगर मैं डिफरेंट डिफरेंट कलर्स लूं यहाँ पे, तो ये जो सारे कलर्स हैं यहाँ पे जो इनका पाथ डिफरेंस होगा वो क्या होगा, 0। यहाँ पे हमें जो सेंटर पे मिलेगा स्क्रीन पे, वो क्या मिलेगा, एक व्हाइट फ्रिंज मिलेगा, कैसा मिलेगा यहाँ पे, सेंट्रल व्हाइट फ्रिंज, सेंट्रल व्हाइट फ्रिंज, ठीक है। मींस यहाँ पे जो लाइन मिलने वाली है वो कैसे मिलने वाली है, दैट विल बी सिंपली व्हाइट, कुछ इस तरह की व्हाइट लाइन मिलेगी सेंटर में, और उसके सराउंडिंग में जो कलर्स होंगे, जो फ्रिंजेस होंगे, दे विल बी कलर्ड, दे विल बी कलर्ड, बाकी सारे कैसे होंगे, कलर्ड होंगे, है ना, ऑन आइदर साइड, ऑन आइदर साइड। उसके पीछे रीजन क्या है, उसके पीछे रीजन क्या है, उसके पीछे रीजन ये है कि इनकी जो वेवलेंथ है डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की वो अलग अलग है। स्टार्टिंग विद, अगर मैं वायलेट की बात करूं, वायलेट कलर की बात करूं, इसकी वेवलेंथ की बात करूं, इट इज अप्रोक्सीमेटली 4000 एंगस्ट्रॉम्स। और अगर रेड की बात करूं, लैम्डा रेड की बात करूं, तो रेड के केस में इट इज अप्रोक्सीमेटली 7500 एंगस्ट्रॉम्स, लगभग इतना है, ठीक है। तो इनकी वेवलेंथ डिफरेंट है, इनकी वेवलेंथ डिफरेंट है। अच्छा, होता क्या है एक्चुअल में कि जब मैक्सिमा है तो मैक्सिमा के बाद मिनिमा बनेगा, मैक्सिमा के बाद क्या बनने वाला है, मिनिमा बनने वाला है। तो मैं इसको कोशिश करता हूं आप लोगों के लिए बनाने के लिए। आई विल स्टार्ट विद ब्लू फर्स्ट, है ना, ब्लू लेता हूं, है ना। जो सबसे पहला जो मिनिमा बनेगा वो ब्लू का कुछ इस तरह से, ब्लू के बाद विबग्योर में ग्रीन लेते हैं, है ना, ब्लू के बाद कौन से लेते हैं, ग्रीन लेते हैं। तो ग्रीन दैट विल बी शिफ्टेड अ बिट,
ये थोड़ा सा शिफ्टेड होगा इसका मिनिमा इस तरह से। उसके बाद मैं लास्ट वाला लेता हूँ रेड, ये और शिफ्टेड होगा, ये थोड़ा और शिफ्टेड होगा इस तरह से। बस समझ में आ रही है, क्योंकि इनकी वेवलेंथ डिफरेंट है, इनकी वेवलेंथ डिफरेंट है। जो रेड है उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, ठीक है, तो ऑब्वियसली उसकी फ्रिंज विड्थ ज्यादा होगी, तो उसका जो मिनिमा है थोड़ा सा शिफ्टेड होगा, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। और एक्चुअली में होगा क्या यहाँ पे, जब आप इस पैटर्न को देखोगे तो बीच में तो आपको क्या मिलेगा, एक व्हाइट लाइन मिलेगी, यहाँ पे सेंट्रल व्हाइट लाइन मिलेगी, ठीक है। उसके बाद जो पैटर्न मिलेगा उस पैटर्न में आपको जो डिफरेंट फ्रिंजेस हैं वो कुछ इस तरह से अपीयर होंगे बेटे। जो यहाँ पे मिनिमा है वो सबसे पहले जो जहाँ पे आपको वायलेट का मिनिमा आ रहा है वहाँ पे रेड की शार्प लाइन लिखेगी, रेड की शार्प लाइन लिखेगी, है ना। और रेड से पहले कौन सा है, यहाँ पे तो नहीं अवेलेबल है, मैं एक काम करता हूँ, रेड से पहले कौन सा बना लेता हूँ, ग्रीन बना लेता हूँ, है ना। तो ग्रीन कहीं यहाँ बीच में, फिर उससे पहले येलो कहीं यहाँ, है ना, कुछ इस तरह से, ठीक है। और सबसे लास्ट में वायलेट, सबसे लास्ट में जाके वायलेट, है ना। तो जहाँ पे आपको इसका मिनिमम मिल रहा है वहाँ पे किसका मैक्सिमम मिल रहा है, वायलेट का मैक्सिमम मिल रहा है। तो ये जो डार्क फ्रिंजेस हैं इसके साइड में क्या दिखेंगे, कलर्ड फ्रिंजेस दिखेंगे, कलर्ड फ्रिंजेस दिखेंगे दोनों साइड पे, है ना। इस व्हाइट लाइन के दोनों साइड पे क्या दिखेंगे, कलर्ड फ्रिंजेस इस तरह से दिखेंगे, है ना। ये चीज समझ में आ गई, ये कलर्ड फ्रिंजेस का रीजन समझ में आ गया, ठीक है। अच्छा, इसका यूज है, इसका यूज क्या है कि अगर हमें देखिए, सिर्फ अगर मैं मोनोक्रोमेटिक सोर्स यूज करूं, सिर्फ ग्रीन कलर यूज करूं, सपोज कौन सा कर रहा हूं, ग्रीन कलर की लाइट जो है इंसिडेंट कर रहा हूं, मोनोक्रोमेटिक सोर्स ले रहा हूं। अगर मोनोक्रोमेटिक सोर्स ले रहा हूं तो वहां पे जो इंटरफेरेंस पैटर्न है वो कुछ इस तरह से ही दिखेगा ना, ऐसे ही दिखेगा ना, ग्रीन डार्क। तो यहाँ पे मुझे जो सेंट्रल एन नॉट है, एन इक्वल्स टू 0 अगर फाइंड आउट करना है तो कैसे फाइंड आउट करूं, ये तो सारे ही ग्रीन है, उसे कैसे फाइंड आउट करूं, ठीक है। उसे फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, इंस्टेड ऑफ यूजिंग ग्रीन फर्स्ट मोनोक्रोमेटिक सोर्स फर्स्ट, हम क्या करते हैं, व्हाइट लाइट यूज कर लेते हैं, है ना। जैसे आप व्हाइट लाइट यूज करोगे तो जो पोजीशन है व्हाइट लाइट की आपको मिल जाएगी किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन पे, तो ये दिस वन विल बी योर एंड नॉट, दिस वन विल बी योर, जहां पे आपको क्या मिल रहा है, व्हाइट, और उसके साइड पे क्या मिल रहे हैं, सारे कलर्ड, तो दैट विल गिव यू द पोजीशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। वैसे तो बड़ा मुश्किल है पता करना, एक ही कलर है, सिंगल कलर है, ब्लू है तो ब्लू ही दिखेंगे सारे जो पैटर्न है। तो सेंट्रल अगर फाइंड आउट करना तो क्या करेंगे हम, वी विल इल्यूमिनेट दिस विद व्हाइट लाइट, तो वो हमें सेंट्रल, है ना। अच्छा, इसके बाद बात करते हैं इफेक्ट ऑफ स्लिट विड्थ। ध्यान से सुनना, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, स्लिट विड्थ की बात कर रहा हूँ, है ना। सेपरेशन बिटवीन सोर्सेज की बात नहीं कर रहा हूँ, सेपरेशन बिटवीन वर्चुअल सोर्सेज स्मॉल डी की बात नहीं कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ, स्लिट विड्थ। जो आपने सोर्स लिया उसकी जो विड्थ है, इस डब्ल्यू की बात कर रहा हूँ, स्लिट विड्थ डब्ल्यू, ठीक है। इसका इफेक्ट भी देख लेते हैं, जो हमारे फ्रिंजेस हैं, फ्रिंज विड्थ है, उसके ऊपर इसका क्या इफेक्ट पड़ने वाला है उसे भी देख लेते हैं, ठीक है। एक्चुअल में होता ये है, जब इस विड्थ को इंक्रीज करते हैं, स्लिट विड्थ को इंक्रीज करते हैं मींस इसको और बढ़ा दिया, ऐसे इसे बढ़ा दिया और सेपरेशन को इंक्रीज करते हैं। जैसे जैसे इसकी सेपरेशन को हम इंक्रीज कर रहे हैं, है ना, एट द सेम टाइम यहाँ पे हमें क्या मिलते हैं, या तो मैक्सिमा मिलेगा या फिर मिनिमा मिलेगा, उसके साथ में मैक्सिमा मिलेगा, उसके साथ में मिनिमा मिलेगा। विद इंक्रीज इन दिस विड्थ, इस विड्थ को इंक्रीज कर रहे हैं तो ये जो मैक्सिमा है इसकी जो इंटेंसिटी है वो डिक्रीज करेगी, और जो मिनिमा है उसकी जो इंटेंसिटी है वो इंक्रीज करेगी। मैक्सिमा की इंटेंसिटी डिक्रीज कर रही है, मिनिमा की इंक्रीज कर रही है। अल्टीमेटली एट सम पॉइंट व्हेन दिस विड्थ w that becomes nearly equal to बीटा, या फिर नियरली इक्वल टू दिस बीटा बाई 2, इस पर्टिकुलर रेंज में जब पहुंचता है तो उस टाइम पे आके ये जो फ्रिंजेस हैं ये डिसअपीयर हो जाते हैं, फ्रिंजेस डिसअपीयर हो जाते हैं। तो भैया ये जो स्लिट विड्थ है इसको भी बड़े ध्यान से यूज करना पड़ता है, ठीक है। ज़्यादा वाइड करेंगे इसे, इसकी स्लिट की जो विड्थ है उसको ज़्यादा लेंगे तो उससे क्या होगा, हमारे जो फ्रिंजेस हैं वो क्या हो जाते हैं, डिसअपीयर हो जाते हैं, डिसअपीयर। ये क्लियर हो गया, आगे चलें। इसके बाद बात करते हैं इफेक्ट ऑफ एंगल ऑफ प्रिज्म। किसी बात करेंगे इफेक्ट ऑफ
एंगल ऑफ प्रिज्म। अभी एंगल ऑफ प्रिज्म की बात कर रहे हैं, तो एंगल ऑफ प्रिज्म वाला जो टॉपिक है, जो टर्म्स में हमने पढ़ रखा है, उसको थोड़ा सा मैं रिकैप्चर करूंगा, है ना, थोड़ा उसके ऊपर आता हूँ, उसको ध्यान से सुनना, समझना, याद करना, थोड़ा सा याद करने की कोशिश करना उससे। इस तरह से प्रिज्म ड्रॉ करते थे, इसी तरह से ड्रॉ करते थे कि नहीं करते थे? ऐसे ही करते थे ड्रॉ, ठीक है। दिस रे वाज कॉल्ड इंसिडेंट रे। यहां नॉर्मल लेते हैं, नॉर्मल के बाद ये रिफ्लेक्ट करती है अवे फ्रॉम नॉर्मल टुवर्ड्स नॉर्मल, क्योंकि रेयर से डेंसर में जा रहे हैं, टुवर्ड्स नॉर्मल। और जब इस प्रिज्म से बाहर निकलती है तो डेंसर टू रेयर जा रही है, तो टुवर्ड्स नॉर्मल, सॉरी अवे फ्रॉम नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो इसकी डायरेक्शन कुछ ऐसी हो जाती है, ऐसे ही होता था। इस रो को क्या कहते थे हम? दिस वन इज एमर्जेंट रे। क्या बोलते थे इसे? ये एमर्जेंट रे है और ये आपकी इंसिडेंट रे है। ये एमर्जेंट रे है और ये कौन सी थी? इंसिडेंट रे थी। ऐसे ही था, ठीक है। अगर मैं इस प्रिज्म को यहां से हटा दूं तो ये जो रे थी, इसको इस डायरेक्शन में जाना था, इस डायरेक्शन में जाना था, ठीक है। और अगर ये प्रिज्म नहीं होती, ठीक है, तो ये एमर्जेंट रे, ऐसा लगता कि सोर्स कहां होता, कहीं इसके पीछे, यहां इसको बैकवर्ड एक्सटेंड कर लेते हैं, बैकवर्ड एक्सटेंड कर लेते हैं, है ना, किया था नहीं वहां पे। तो ये जो एंगल निकलता है, इस एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। याद आ गया? एंगल ऑफ डेविएशन, कि ये जो रे है, इसको जाना तो इस डायरेक्शन में था, और ये कहां चलेगी? इस डायरेक्शन में चलेगी, ठीक है। तो दिस एंगल इज एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन, है ना। और इस एंगल ऑफ डेविएशन के लिए अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, इस प्रिज्म के मटेरियल का, अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? म्यू है, तो हम क्या कह देते हैं? दिस एंगल ऑफ डेविएशन डेल इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई एंगल ऑफ प्रिज्म अल्फा, एंगल ऑफ प्रिज्म अल्फा। ऐसे ही करते थे कि नहीं? ये रिजल्ट याद कर लेना, ठीक है। तो एंगल ऑफ डेविएशन इक्वल्स टू म्यू माइनस द एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब ये एंगल ऑफ प्रिज्म इस हमारे जो एक्सपेरिमेंट है, जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, फ्रैक्शनल बायोप्रिज्म, फ्रैक्शनल बायोप्रिज्म के केस में किस तरह से इफेक्ट करता है? फ्रैक्शनल बायोप्रिज्म के केस में हमारे जो फ्रिंजेस है, उनको कैसे इफेक्ट करता है, ठीक है, ये चीज हम देखने वाले हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, मैं एक काम करता हूं, अब मैं ये पूरा फ्रिंजेस नहीं बनाऊंगा। दिस वन इज योर सोर्स एस, वर्चुअल सोर्स ए, वर्चुअल सोर्स बी, ऐसे ही था। और उसके सामने यहाँ कहीं फ्रैक्शनल्स बायोप्रिज्म, ऐसी पतली सी प्रिज्म है, उसका शार्प एज किसकी तरफ होता है? स्लिट की तरफ, ये हमें पता है, ये हमें क्लियर है, ठीक है। हम एज्यूम करते हैं, लेट अस टेक दिस डिस्टेंस between prism and the source equal to a. A is the distance between source and bioprism, बायोप्रिज्म के बीच का डिस्टेंस है। इज इट ओके? क्लियर है? अच्छा, जो रे इस सोर्स से चल रही, उसको तो इस डायरेक्शन में जाना था, इस डायरेक्शन में आगे जाना था, ठीक है। पर एक्चुअल में क्योंकि वर्चुअल सोर्सेज हैं यहाँ पे, तो उनकी डायरेक्शन क्या हो जाती है? दिस वन, और यहाँ से ये डायरेक्शन है, ठीक है, डेविएट कर गया। दिस पर्टिकुलर एंगल इज योर एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन यहाँ करोगे ज्योमेट्री से, ये एंगल ऑफ डेविएशन है डेल, एंगल ऑफ डेविएशन है डेल। आ गया ना कॉन्सेप्ट एंगल ऑफ डेविएशन का? यहाँ पे कितने एंगल से डेविएट करा है, इज इट ओके? ये क्लियर है? अच्छा, ये जो सेपरेशन है ए और बी की, इसे हम कहते हैं डी, स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। वर्चुअल सोर्सेज के बीच में, स्लिट्स के बीच में जो सेपरेशन है, उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर इस पर्टिकुलर पॉइंट को मैं ओ एज्यूम कर लूं, और प्रिज्म हमारी बहुत थिन है, कैसी होती है? बहुत थिन होती है ना। तो ये जो ओ पॉइंट है, ये समझ लो कि यहाँ से एस से ओ का जो डिस्टेंस है, दैट इज नियरली इक्वल टू ओ ए, एस ओ इज नियरली इक्वल टू ए। तो यहाँ पे इस ट्राइंगल को मैं दोबारा से बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। ये कुछ इस तरह से ट्राइंगल बन रही है। दिस वन इज एस ओ एंड बी। ऐसी ट्राइंगल ऊपर की तरफ भी बनेगी, सिमिलर ट्राइंगल ऊपर की तरफ भी बन रही है ना। दैट विल बी योर ए एस ओ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। ये डिस्टेंस एस और ओ है, दैट इज इक्वल टू ए। व्हाट अबाउट एस बी? व्हाट अबाउट एस बी?
That is, it is d by 2. d by 2, ये d by 2, ये इसका आधा है, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना रह जाएगा, d by 2. d by 2. Is it okay? Is it okay? ये क्लियर है. अच्छा, ये जो पर्टिकुलर एंगल है ये तो भैया एंगल ऑफ डेविएशन डेल है कि नहीं? Is it okay? हमें पता है कि अगर हम परपेंडिकुलर और बेस की अगर रेशियो लेते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, tan ऑफ द एंगल. tan ऑफ द एंगल, और tan ऑफ द एंगल की बात करें यहाँ पे तो परपेंडिकुलर इज योर d by 2, है कि नहीं है? This is right. This is your right angle. This is d by 2. What about base? Base is your a. Base is your a. तो यहाँ से हमारे पास फॉर्मूला बन गया d equals to 2a tangent of del, एंगल ऑफ डेविएशन, है ना? ऐसा ही है ना? ठीक है, ठीक है. पर ये जो स्लिट्स हैं ये बहुत क्लोज बनती हैं एक्चुअल में. सेपरेशन ज्यादा हो तो आपने देखा पीछे इफेक्ट ऑफ क्या होता है इससे, अगर इसकी सेपरेशन ज्यादा हो तो आपको फॉर्मूला पता होगा, दिस बीटा इक्वल्स टू लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी होता है. सेपरेशन इंक्रीज करती है तो बीटा जो है वो बहुत कम हो जाता है और वो डिमिनिश हो जाते हैं ना, आप डिसअपीयर हो जाते हैं. तो इस केस में ये जो सेपरेशन है ये और बी की बहुत कम है. इन दोनों के बीच की जो सेपरेशन है वो क्या है, बहुत कम है. इतनी कम है कि this tan of del, this angle is so small that it is nearly equal to del. It is nearly equal to del. ऐसे करते हैं ना, tan of del is nearly equal to del. Del is so small, del is so small that we can take this tan of del nearly equal to del. ये ले सकते हैं. अगर ऐसा है तो यहाँ से हमारे पास क्या बन जाएगा, d equals to 2a del. अब यह del की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, 2a del. Del is from here, this particular equation, इसको 1 ले लेना. It equals to mu minus 1 multiplied by the angle of prism है. Is it okay? तो इसे इक्वेशन नंबर 2 ले लीजिए. Let this be equation number 2 and let this be equation number 3. ये हमें पता है, we know that fringe width is given by this relation. ये तो पता है, शुरू से पता है ना? कहाँ से पता है? यंग सब्स्टिट्यूट वाले से पता है. It is given by बीटा equals to lambda d capital D by small d. ये हमें पता है ना? अब ये दोनों रिलेशन में देखो, इसका फिजिक्स समझना, इसका मैथमेटिक्स तो बहुत हो गया, ज्योमेट्री भी बहुत हो गई. अब चीजों को समझना है यहाँ पे. अगर इस एंगल ऑफ प्रिज्म अल्फा को इंक्रीज करते हैं, है ना? अगर इस अल्फा को मैं इंक्रीज करूं, यहाँ पे इस एंगल को इंक्रीज करूं, बढ़ाऊं इस एंगल को, अल्फा को अगर मैं इंक्रीज करता हूं तो क्या होने वाला है? If I increase alpha in equation number 2, d will also increase. It will increase in turn increase d. करेगा d को इंक्रीज कि नहीं करेगा? अल्फा इंक्रीज करेगा तो d सेपरेशन, दिस सेपरेशन बिटवीन a एंड b, ये कहीं यहाँ पहुंच जाएंगे. सेपरेशन बढ़ेगी, जितना एंगल अल्फा, एंगल ऑफ प्रिज्म बढ़ेगा, सेपरेशन बढ़ेगी. सेपरेशन बिटवीन द वर्चुअल सोर्सेज विल इंक्रीज, दैट विल इंक्रीज. और अगर सेपरेशन इंक्रीज करेगी, देन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 दिस बीटा विल डिक्रीज, फ्रिंज विड्थ विल डिक्रीज एंड इट विल बिकम सो स्मॉल that these fringes they will simply disappear. तो ये तो था इफेक्ट ऑफ एंगल ऑफ प्रिज्म. तो ये एंगल ऑफ प्रिज्म के साथ क्या इफेक्ट पड़ता है, इसलिए हम क्या किया था, वो स्मॉल एंगल है. ये ऑब्ट्यूज एंगल है 179 डिग्री का, बाकी दोनों थे हाफ डिग्री के दोनों एंगल्स, है ना? अगर उन हाफ डिग्री के एंगल्स को बढ़ाओगे तो उसकी वजह से क्या फर्क पड़ने वाला है, यहाँ देख लिया आपने. वैसे ओके, आगे चलें. इसके बाद बात करते हैं, इसकी एक एप्लीकेशन लेते हैं. इस फ्रेशनल्स बायोप्रिज्म वाला जो एक्सपेरिमेंट है, इसकी एक एप्लीकेशन लेते हैं, है ना? इसको कहीं और भी अप्लाई कर सकते हैं. कहाँ अप्लाई कर सकते हैं? टू फाइंड थिकनेस ऑफ a transparent sheet. By using Fresnel's bioprism.
ट्रांसपेरेंट शीट। तो एक थोड़ी देर के लिए ऐसा समझ लो कि जैसे आपकी ग्लास स्लाइड है, देखिए ना ग्लास स्लाइड, एक बिल्कुल थिन ग्लास स्लाइड आपने ले ली। अभी जो ग्लास स्लाइड है उसकी थिकनेस तो आप बड़े आराम से वर्नियर कैलिपर स्क्रू गॉज से निकाल सकते हो कि निकाल सकते हो, है ना। अगर उसके ऊपर भी एक फिल्म अगर डिपॉजिट कर दो तो उसको कैसे निकालोगे, थोड़ा डिफिकल्ट है ना। चलो सबसे पहले तो ग्लास स्लाइड की ही बात करते हैं। हम एक काम करते हैं, इस चीज को समझना, इसमें कुछ कॉन्सेप्ट नया भी आने वाला है ना, कुछ चीज नई भी डिस्कस करने वाले हैं, इसको ध्यान से देखना है, ठीक है। इसमें कुछ और कॉन्सेप्ट भी आने वाला है, उसको ध्यान से सुनना और समझना। इस जो थिन शीट है इसकी थिकनेस हमें फाइंड आउट करनी है। तो हम एक काम करते हैं, अब मैं ज़्यादा पूरा नहीं ड्रॉ करूंगा इसे, यहाँ पे सिर्फ ये दो जो सोर्सेज हैं वर्चुअल सोर्सेज ए और बी मैंने यहाँ पे बना लिए, ए और बी सोर्सेज बना लिए। आप लोग साथ साथ में बताते रहना मुझे, मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैंने आईपीएस की जगह यहाँ पे स्क्रीन ले लिया थोड़ा सा इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ताकि हम इस टॉपिक को इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। अदरवाइज तो हम क्या यूज करने वाले हैं, आईपीसी यूज करने वाले हैं फ्रैक्शनल वाइब्रेशन के केस में। अगर ये सेंटर है यहाँ पे, तो मुझे बताएं कि यहाँ पे ये दोनों रेज पहुंच रही हैं, ये दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस क्या होने वाला है, इट विल बी 0। इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल किया है इन्होंने, इट इज 0। सो दिस AC एंड BC दोनों इक्वल है, AC इक्वल्स टू BC, दोनों इक्वल है। तो यहाँ पे हमें क्या मिलता है यहाँ पे सेंट्रल मैक्सिमा मिलता है कि नहीं मिलता है। व्हाइट लाइट यूज करो, हर जगह पता, यहाँ पे आपको क्या मिलेगी, व्हाइट लाइट मिलने वाली है। इज इट ओके, ये क्लियर है। अच्छा, अब मैं एक काम करता हूं कि जो ये AC है, जो रे AC है, इसके बीच में यहाँ पे उस थिन शीट को, थिन ट्रांसपेरेंट शीट ऑफ थिकनेस स्मॉल t एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू introduce a thin transparent sheet of thickness small t and refractive index म्यू नोन है। अगर ग्लास यूज कर रहे हैं तो म्यू वैल्यू कितनी होती है 1.5, और एयर के लिए कितनी होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू, फॉर एयर इट इज 1, म्यू एयर इज 1 और म्यू ग्लास इज नियरली 1.5, फॉर वाटर इट इज नियरली 1.3। अब लोग करोगे इसके एक्सपेरिमेंट, कुछ लोग कर भी नहीं होंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं ना लैब में, तो इट विल कम आउट टू बी नियरली इक्वल टू 1.5 इन केस ऑफ ग्लास स्लैब, इन केस ऑफ वाटर इट विल कम आउट टू बी नियरली इक्वल टू 1.3, है ना। तो यहाँ पे ये जो म्यू है ये नोन है, हमें पता है, जो हम ट्रांसपेरेंट शीट इसमें इंट्रोड्यूस कर रहे हैं उसका म्यू हमें पता है, थिकनेस हमें निकालना है, थिकनेस हमें फाइंड आउट करनी है। इज इट ओके। एक्चुअली हुआ ऐसा कि भी जैसे ही इसको इंट्रोड्यूस किया, द मोमेंट यू इंट्रोड्यूस दिस sheet, this transparent sheet between in the path of this ray AC, एक प्लॉट अलग से बनाता हूँ, बुक में दोनों इकट्ठे बनाए हैं, इसको थोड़ा सा मैं दोबारा से बनाता हूँ। यहाँ पे सेंट्रल मैक्सिमा बनना था ना, पर एक्चुअली हुआ ये कि जैसे ही आपने इसको इंट्रोड्यूस किया यहाँ पे शीट को, जिसकी थिकनेस T थी, तो इसलिए अपने आप को शिफ्ट कर लिया भाई, सेंट्रल मैक्सिमा यहाँ बना। व्हाइट लाइट से कर रहे हैं ना, तो जो व्हाइट वाला जो है वो कहाँ बन रहा है, अब वो अभी ये व्हाइट जो है वो यहाँ शिफ्ट हो गया, पहले यहाँ था सेंट्रल मैक्सिमा, पहले यहाँ था, अब कहाँ शिफ्ट हो गया, उस जगह पे शिफ्ट हो गया। सेम एक्सपेरिमेंट है ना, हम कुछ बाकी चीजें कोई भी चेंज नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हमने क्या किया, सिर्फ शीट को उठाया और इंट्रोड्यूस कर दिया एक रे के बीच में, इज इट ओके। और देखा क्या कि भैया ये शिफ्ट हो गया, और शिफ्ट हो गया कितने डिस्टेंस से, x डिस्टेंस से शिफ्ट हो गया, सेंटर से जहां एक्चुअल में बनना था वहां से कितना शिफ्ट हो गया, ये x डिस्टेंस से शिफ्ट हो गया, ठीक है।
पर बन तो मैक्सिमा ही रहा है, बन क्या रहा है, मैक्सिमा बन रहा है। मैक्सिमा बन रहा है इसका मतलब क्या है, सारे वेबग्योर स्टार्टिंग फ्रॉम वायलेट टू रेड जितने कर भी कलर्स हैं वो सारे के सारे के बीच में पाथ डिफरेंस यहाँ 0 है, पाथ डिफरेंस यहाँ पे क्या है, 0 है, 0 है। पर अगर ज्योमेट्री से देखोगे तो 0 नहीं लग रहा है। आप देखोगे तो BC, सॉरी अगर इसको पॉइंट P लेता हूं तो BP दैट सीम्स ग्रेटर देन AP, दैट सीम्स ग्रेटर देन AP, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिक्कत हुई है ना, यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट आया वो एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट हम यहाँ स्टडी करेंगे, डिस्कस करेंगे। देखो इसको यहाँ से देखना, समझना है इसे। नाउ दिस पाथ AP इज कॉल्ड ऑप्टिकल पाथ। क्या कहेंगे हम इसको, क्या कहेंगे बेटे, क्या बोलेंगे इसे, ऑप्टिकल पाथ। ध्यान से सुनना है इसे, ऑप्टिकल पाथ, पाथ विच वन, AP की बात कर रहे हैं, BP से लेना देना नहीं है, BP बाद में देखते हैं, पहले AP से ही बात कर लेते हैं कि शीट हमने वहां इंट्रोड्यूस की है। क्या कहेंगे इसको हम, ऑप्टिकल पाथ। ऑप्टिकल पाथ AP इक्वल्स टू distance traveled within air multiplied by refractive index of air, ठीक है। तो इसने बहुत सारा पोर्शन किसमें किया, एयर में ट्रेवल किया ना, थोड़ा सा ही जो है वो ट्रांसपेरेंट शीट में किया है, ठीक है। प्लस इसमें ऐड करेंगे प्लस डिस्टेंस ट्रेवल्ड within the thin transparent sheet। इस शीट के अंदर कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया, मल्टीप्लाइड बाई इट्स मींस इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेटा, किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, शीट का, थिन शीट का। तो ये ऑप्टिकल पाथ है, क्या है ये, ऑप्टिकल पाथ है ना। तो एक्चुअल में ये जो पाथ डिफरेंस हम देखते हैं, पहले तो मीडियम एयर ही था तो कोई टेंशन ही नहीं थी, ठीक है। अब जैसे ही हमने शीट को इंट्रोड्यूस किया तो एक्चुअली हमें अब पता लगा कि भाई अब हमें देखना क्या है, ऑप्टिकल पाथ देखना है ना। तो इसका मतलब क्या है, अच्छा इसको मैं लिख लेता हूँ पहले, दिस ऑप्टिकल पाथ AP इट विल कम आउट टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन एयर। एयर में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, टोटल AP है ना। AP में से T तो किसमें है, ग्लास शीट में है, ट्रांसपेरेंट शीट में है। तो कैन आई राइट इट एज this AP minus T, this is the distance traveled within air and multiplied by the refractive index of air. Refractive index of air is 1 plus 1 है कि नहीं, वहां लिखा मैंने ऊपर डॉट, एयर का कितना है 1, ठीक है, प्लस डिस्टेंस ट्रेवल्ड विद इन द ट्रांसपेरेंट शीट। ट्रांसपेरेंट शीट में कितना ट्रेवल किया इसने, T मल्टीप्लाइड बाई इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है इसका, पहले अज्यूम किया हमने म्यू, T into mu। Is it okay? Is it okay? अच्छा तो भैया ऑप्टिकल पाथ AP तो हमने निकाल लिया, व्हाट अबाउट ऑप्टिकल पाथ BP? BP इट इज BP मल्टीप्लाइड बाई एयर का है तो 1, BP मल्टीप्लाइड बाई 1, ठीक है। और P इज द पोजीशन ऑफ मैक्सिमा, P पे मैक्सिमा बन रहा है तो ये दोनों सेम होने चाहिए, ये दोनों सेम होने चाहिए। सो यू कैन राइट दैट P will be the position of this, P will be the position of maxima। किसका है ये मैक्सिमा, कौन सा, सेंट्रल मैक्सिमा। if this optical path which one, AP equals to optical path BP, ये दोनों ऑप्टिकल पाथ सेम होंगे तब मैक्सिमा मिलेगा, सेंट्रल मैक्सिमा मिलेगा, ठीक है।
तो इसके लिए हमने देख लिया ऑप्टिकल पाथ ए पी, क्या एक्सप्रेशन आई है हमारे पास, इट इज ए पी माइनस टी मल्टीप्लाइड बाय 1 कोई मतलब नहीं है, प्लस टी म्यू, तो इसको लिख लेते हैं। सो इट इज ए पी माइनस टी, साथ में क्या था प्लस म्यू इंटू टी, एंड दैट इक्वल्स टू बी पी मल्टीप्लाइड बाई 1। आप लोगों के लिए लिख लेता हूं, 1 इज इट इज रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ईयर, इसलिए 1 है ना, लिखो ना लिखो कोई बात नहीं, ठीक है। तो यहां से एक काम और करता हूं, मैं इसको बीपी को वहीं रहने देता हूं, एपी को दूसरी साइड पे ले जाता हूं राइट हैंड साइड पे, और दोनों को उठा के लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाता हूं। मतलब बोलने का यह है कि मैं लिखता हूं यहाँ पे बीपी माइनस एपी, एक स्टेप आगे ले गया है ना, आप लोग कर लेना ऐसे, बीपी माइनस एपी दैट विल बी इक्वल टू, बाकी चीजें इसी साइड पे रहेगी, यहाँ पे रहेगी, तो कैन आई राइट इट एज टी, टी दोनों में है तो टी कैन बी टेकन आउटसाइड, सो म्यू माइनस 1 इंटू टी, इंटू टी, म्यू माइनस 1 इंटू टी। और ये जो बीपी माइनस एपी है ये देखा देखा सा है, ये हमने कहीं जब हमने थ्योरी ऑफ फ्रिंजेस पढ़ी थी, थ्योरी ऑफ फ्रिंजेस पढ़ी थी, तो वहां पे हमने देखा था, इसको हम कहते हैं पाथ डिफरेंस। बीपी माइनस एपी को क्या कहते थे हम, पाथ डिफरेंस कहते थे ना। और इसके लिए एक्सप्रेशन क्या आती थी, दैट बीपी माइनस एपी इक्वल्स टू एक्स डी ओवर कैपिटल डी, एक्स डी ओवर कैपिटल, आई थिंक सो यही है, ठीक है। इसको उठाओ और यहां पे सब्स्टिट्यूट करो, फ्रॉम थ्योरी ऑफ फ्रिंजेस वी नो दैट बीपी माइनस एपी इज पाथ डिफरेंस एंड इट इज गिवन बाय एक्स, एक्स तो क्या है, डिस्टेंस है, डी सेपरेशन है सोर्सेज के बीच की, और कैपिटल डी सोर्स और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस है। इसको यहां सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, एक्स डी ओवर कैपिटल डी इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 इंटू टी। तो यहां से ये थिकनेस हम निकाल सकते हैं, टी इक्वल्स टू एक्स स्मॉल डी डिवाइडेड बाय म्यू माइनस 1 इंटू कैपिटल डी। तो अगर थिकनेस निकालनी है किसी भी थिन फिल्म की, तो हम इस तरह से निकाल सकते हैं, इस तरह से भी निकाल सकते हैं बाय यूजिंग फ्रेस्नेल्स बायोप्रिज्म। इज इट ओके, ठीक है। तो ये टॉपिक फ्रेस्नेल बायोप्रिज्म वाला यहाँ खत्म होता है, ठीक है। कल कुछ और हम नए टॉपिक शुरू करेंगे, थोड़ा डिफरेंट सा है, अलग है, आप लोग कुछ नया सीखोगे कल फिजिक्स का, है ना, ठीक है। तो इसको आज यहीं पे स्टॉप करें।